हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम लेकर आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक और इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल और काफ़ी बार पूछा गया पेपर में टॉपिक, जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आज हम समझेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या चीज़ है, इसका क्या फ़ायदा है और इसकी प्रिंसिपल डेरिवेशन, या ये व्हीटस्टोन ब्रिज किस प्रिंसिपल पर बेस करता है। तो आप सबने देखा होगा ये पतंग शेप का एक डायग्राम, जिसको आप व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हो, सब बुक्स में है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के पेपर में इसका न्यूमेरिकल आने के, इसके डेरिवेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये चीज़ है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली क्या होता है, आज हम समझेंगे। तुमने देखा होगा ऐसे 4 रजिस्टर होते हैं, एक बैटरी होती है और बीच में गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो जैसे कि तुमने सुना ही होगा या तुमने पढ़ा होगा, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो एक क्या नाम है, साइंटिस्ट जिसका नाम है सैमुअल हंटर क्रिस्टी, इसने इन्वेंट किया था। ठीक है, और इसको पॉपुलर किया मिस्टर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने, इसलिए इसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज पड़ा। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में पाई जाने वाली चीज़ें, इसमें 4 सर्किट्स होते हैं जो कि डायमंड शेप में लगे होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है डायमंड शेप में हो, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगल शेप में भी हो सकते हैं, बट जनरली आपको जो व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाया जाएगा वो डायमंड शेप में होगा। दूसरी बात यह है कि इस जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये किरचॉफ्स लॉ की एप्लीकेशन है, या किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड है ये। ठीक है, ये किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड है। इसमें होता क्या है, या इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज नल पॉइंट डिफ्लेक्शन। तो प्रिंसिपल क्या है इसका, नल पॉइंट डिफ्लेक्शन। क्या मतलब है इसका, मैं समझाता हूँ, डेरिवेशन भी करके दिखाऊंगा। व्हीटस्टोन ब्रिज को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में यूज किया जाता है टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। क्यों किया जाता है, टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। देखो पहले तो बेसिक बात बताता हूँ मैं। जैसे कि तुमने ये व्हीटस्टोन ब्रिज देखा, तो इसमें जनरली होगा क्या, मतलब इसका आविष्कार किया क्यों गया था, मैं वो बता रहा हूँ। कि तुम ये देखोगे ये जो R1, R2, R3 और R4 4 रेजिस्टेंसेस है, बेसिकली इसमें क्या है कि आपको एक अननोन रेजिस्टेंस, जैसे मैं बोल लेता हूँ ये वाली, ये अननोन रेजिस्टेंस, कोई भी एक अननोन होगी, इन दोनों की वैल्यू आपको पता होगी। ये नॉन रेजिस्टेंसेस हैं, मतलब जो स्टार्टिंग की गई व्हीटस्टोन ब्रिज की, क्यों निकालना है, क्यों लगाना है, सर्किट बनाना क्यों है, आपके पास 2 नॉन रेजिस्टेंस होनी चाहिए जिनकी वैल्यू आपको पता है। जैसे R1 और R4 की वैल्यू आपको पता 10 ओम है, ये भी 10 ओम है। इमेजिन कर रहे हैं दोनों इक्वल है, जरूरी नहीं है इक्वल हो, हम इमेजिन कर रहे हैं इक्वल है। एक अननोन रेजिस्टेंस जिसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये मेन काम है इसका। एक और रेजिस्टेंस ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये इसकी वैल्यू आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो, मतलब इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हो। ये फिक्स्ड रेजिस्टेंसेस ये अननोन है, इसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है, गैल्वेनोमीटर मेजर करता है करंट को, स्मॉल करंट को मेजर करने का काम है गैल्वेनोमीटर का। तो क्या करेंगे हम इसमें, आप इसमें देखोगे कि जो ये R1 और R4 है ये तो आपके बराबर है, ये R2 आपको निकालना है, R4 आप वेरिएबल कर सकते हो। ठीक है, तो R2 निकालने का आपका तरीका बेसिकली है, R2 निकालने का तरीका आपका है R1 इंटू R3 अपॉन R4, R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। तो R2 की वैल्यू कितनी हुई, R1 निकाला ना, हाँ, R3 इंटू सॉरी उल्टा कर दिएगा नहीं, हाँ, R1 बाई R3, सॉरी, R1 इंटू R4 इंटू R3। कैसे है मैं बताता हूँ, इसको अभी भूल जाओ। तो ऐसे करके आप अननोन के रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली जा सकती है। अच्छा, कैसे करेंगे आप इस रेजिस्टेंस की जो वेरिएबल है, करते कैसे नॉर्मली, आप इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को पता कैसे चलेगा कि सर इसकी वैल्यू कितनी लेनी है। यहाँ रेजिस्टेंस चेंज करते जाओगे, जनरल प्रिंसिपल बता रहा हूँ, और जैसे जैसे चेंज करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ ये गैल्वेनोमीटर आपको जो रीडिंग है वो 0 दे देगा, यानी इस वायर में कोई भी करंट नहीं होना चाहिए, इस वायर में कोई भी करंट। आप इसको चेंज करते जाओगे वेरिएबल रेजिस्टेंस को, एक टाइम आएगा यहाँ पर वैल्यू 0 आएगी, उस टाइम पर आप R3 की वैल्यू नोट करोगे, R1 R4 की पता, तब आप R2 की वैल्यू को निकाल लोगे। सही है, ये प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज का। अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। जनरली हम इसके फॉर्मूला को ऐसे प्रूव करते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। ऐसे फॉर्मूला एक डिराइव किया गया है, ये डेरिवेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। हम ये करके देखेंगे कैसे निकलती है, कैसे होती है।
ठीक है। जनरल बेसिक प्रिंसिपल जो स्टार्टिंग में किया गया था मैंने आपको वो बताया कि वेरिएबल करना, आपको वेरिएबल की जरूरत नहीं, आपको 1 2 3 वैल्यू देंगे, चौथी वैल्यू आप सीधी निकाल दोगे। ये आपको पेपर में आ जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्वेशन डिराइव कर दीजिए यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। दो मेथड है, किरचॉफ्स लॉ से भी कर सकते हैं आप, एक और मेथड है बेसिक, आप करंट V इक्वल टू IR लगा के कर दें, बट हम किरचॉफ्स लॉ वाले डेरिवेशन आपको करके दिखाएंगे कि किरचॉफ्स लॉ को कैसे यूज कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक की वीडियो भी हमारी किरचॉफ्स लॉ की ही थी। तो आज हम इसकी डेरिवेशन समझते हैं। बेसिक प्रिंसिपल समझ में आया होगा क्या करना, अननोन रेजिस्टेंस आपने निकालनी है, ठीक है जी। तो इस सारी चीज को रब करते हुए हम यहीं से शुरू करेंगे ना, मुझे डायग्राम तो भी बात दोबारा कर देते हैं, तो जल्दी 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 जितना हो सकता है हो जाए। अब होपफुली आप समझ तो गए होंगे किसकी एप्लीकेशन है ये, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ अगर किसी को नहीं आता तो जाइए पीछे एक वीडियो देखिए किरचॉफ्स लॉ की, अभी कल परसों ही बनाई थी, ठीक है। सर्च कीजिए किरचॉफ्स लॉ सिग्मा कोचिंग क्लासेस, या आपको प्लेलिस्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। ओके, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जनरली आप इसको प्रूव करने के लिए क्या करोगे, देखो हम ये हमारा एक बैटरी है, हमारी एक बैटरी एक सेल है जिसका EMF E है, V बोल सकते हो। यहाँ से करंट निकला होगा कुछ भी, जैसे मैंने मान लिया I करंट निकला है, यहाँ तक करंट आया तो करंट दो डायरेक्शन में डिवाइड हो गया, I1 इधर I2 इधर। आप चाहो तो I माइनस I1 भी लिख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर गए जब तो ये बोल चुके हैं क्योंकि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसा व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 होगी, सही है। तो यहाँ तो करंट जाएगा ही नहीं, I1 इधर आया तो चलो मान लेते इधर गया कुछ करंट और इधर आया I4, ठीक है। I1 में से I5 I4 चला गया, बट मुझे पता है कि I5 0 है क्योंकि गैल्वेनोमीटर रीडिंग 0 दे रहा है। ऐसे ही I2 इधर गया और इधर I5 गया तो इधर I3 चला गया, सही है। ऐसे करंट करके करंट आपको वापस मिल गया, तो इधर I4 I3 वापस मिलकर दोबारा I करंट इसको मिल जाएगा, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। ये रेजिस्टेंसेस है R1 R2 R4 और R3। अच्छा, किरचॉफ्स लॉ का रूल बोलता है कि हम पहले एक लूप लेंगे, तो आप पहले छोटा लूप लेफ्ट वाला ले लो, उसके बाद कोई भी दूसरा लूप ले लेंगे वो वाला। तो आपकी मर्जी है आप कौन सा लूप लेना चाहते हो। जैसे मैं लूंगा लूप ADBA, मेरे पास लूप है ADBA, आप चाहो तो ABDA भी ले सकते थे, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही तुम्हें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ADBA, तो ADBA में लूप का मतलब यह है कि पहले आप देखोगे रजिस्टर के लिए लूप और करंट की डायरेक्शन सेम, लूप भी इधर करंट भी इधर, A से D लूप की भी डायरेक्शन, A से D करंट की भी डायरेक्शन। तो जब सेम डायरेक्शन हो तो उसकी रेजिस्टेंस होती है माइनस, तो माइनस I2 R2। आगे चलो, आगे आया D से B, लूप इधर करंट इधर, तो ऑपोजिट है तो प्लस हो जाएगा, बट यहाँ तो कुछ है ही नहीं, छोड़ो। फिर आप इधर आओ, ये भी ऑपोजिट है, लूप इधर करंट इधर, देख रहे हो ADBA, लूप B से A जा रहा है पर करंट A से B जा रहा है, देखो तो ऑपोजिट है, तो इसका लगा देंगे प्लस। प्लस का मतलब है इसकी वैल्यू आएगी I1 R1 इक्वल टू 0। पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद आप लूप ले लो अगले वाला, दूसरा लूप क्या लोगे आप, टेकिंग लूप CBDC, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप CDBC भी ले सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट हम CBDC ले रहे हैं। तो CBDC में लगाएंगे, हाँ बोलेंगे बिल्कुल, CBDC लूप और करंट की डायरेक्शन है ऑपोजिट, तो आप लगाओगे माइनस, लूप और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, लूप और करंट की डायरेक्शन माइनस, तो ये बोलेगा माइनस ऑफ R4 I4, सॉरी प्लस है ना, ऑपोजिट है, दोनों ऑपोजिट, करंट की डायरेक्शन ये, लूप की डायरेक्शन ऑपोजिट, लूप C से B जा रहा है, करंट B से C जा रहा है, क्लियर है। तो आगे इसका पॉजिटिव हो गया, उसके बाद इसमें कोई करंट नहीं, छोड़ दो, इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं, इसका है D से C में CBDC, करंट भी सेम लूप भी सेम, तो माइनस I3 और R3 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 2, वैसे जरूरत नहीं थी इसको, चलो ये देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को देखो, इक्वेशन नंबर 1 बनेगी आपकी I1 R2 इक्वल टू I2 R2, सॉरी ये क्या किया हमने AD से लिया ना, तो I2 ये R1 होगा, क्या कर दिया, A से D गए I2 R2, ये I1 R1 है, सॉरी, तो I1 R1 इक्वल टू I2 R2। ऐसे इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा I4 R4 इक्वल टू I3 R3।
R3। ठीक है, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, दोनों इक्वेशन को सेम एज इट इज लिख दिया। इसको 3 4 बोल दो, नहीं बोलना मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख बात ध्यान से सुनो, क्योंकि इस वाली आर्म में जहां पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की केस में, यहां करंट तो 0 होना चाहिए। यहां करंट कितना होना चाहिए? 0। हमने बोला बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का 0 कि हम 0 रीडिंग देखें तब इसकी वैल्यू देख लेंगे, याद है तुम्हें? यानी यहाँ पर कोई भी करंट नहीं जाता। तो अगर यहाँ करंट नहीं जाता तो I1 इधर से है, कुछ इधर जाना था, I1 बाकी इधर जाना था। अब I5 भी 0 है तो I1 और I4 क्या हो गए? I1 और I4 क्या हो गए? इस बात को याद रखोगे। नाउ एज वी नो दैट I1 इक्वल टू I4 और I2 इक्वल टू I3, बिकॉज क्यों? क्योंकि I5 की वैल्यू है 0। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का केस है, समझ रहे हो ये बात? ठीक है, तो इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे। अब आप I1 की जगह या तो I4 रख दो या I4 की जगह I1 रख दो। तो इसको देखोगे यहाँ पर इसकी वैल्यू उठाकर I1 की जगह I4 रख दे, I1 की जगह I4 रख दे, यहाँ रख देते हैं। ठीक है, I2 की जगह I3 रख दे, यहाँ रख देते हैं, और दोनों को डिवाइड कर देंगे। लिख लोगे ना ये? पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 and 4 एंड देन डिवाइड द इक्वेशन। I1 को क्या रखा? I4, I3 को क्या रखा? I2 को क्या रखा? I3। फिर डिवाइड कर दिया तो ये कट गए, I3 कट गया। तो आपके पास जो आंसर आया दैट इज R1 by R4 इक्वल टू R2 by R3। ये आप चाहो तो इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा R1 by R2 इक्वल टू R4। उल्टा तो नहीं कर दिया हमने? एक मिनट रुको, R4 by R3 सही है, R4 by R3। दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये प्रिंसिपल है, ये इक्वेशन है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की। अच्छा, आपको क्या पता? अब आप रटना मत कि R1 by R2 इक्वल टू R4 by R3। अरे यार, ये R4 हो सकता था, ये R1 हो सकता था, ये R2 कुछ भी हो सकता था, ये तो हमने रखा। तो ध्यान ये रखना, जो भी आपको जहां भी गैल्वेनोमीटर लग रखा है, जहां भी आपको गैल्वेनोमीटर लगा मिलेगा, तो उसके लेफ्ट वाले और उसके राइट वाले दोनों रेजिस्टेंस की रेशियो ले लेना। जैसे इसके लेफ्ट में रेशियो R1 by R2, इसके इधर रेशियो R4 by R3। समझ रहे हो? रटना नहीं है R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4। जहां गैल्वेनोमीटर लगा उसके लेफ्ट में, या गैल्वेनोमीटर ऐसे भी लगा हो सकता था, तो उसके ऊपर वाले ये बाय ये और ये बाय ये। अब गैल्वेनोमीटर ऐसे है तो इसके इधर जो भी गैल्वेनोमीटर के इधर दो रेजिस्टेंसेस हैं उनकी रेशियो ऐसे ही ऊपर और नीचे की रेशियो। ये आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का केस होता है। ये आपकी डेरिवेशन है यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। क्या करता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज? अननोन रेजिस्टेंस को निकालने का काम करता है। किसने बनाया? क्या एप्लीकेशन है? अननोन रेजिस्टेंस। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? जिसको बोलते हैं नल पॉइंट डिफ्लेक्शन। नल पॉइंट डिफ्लेक्शन का मतलब है कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए, यानी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आनी चाहिए। उस टाइम पर हम इस रीडिंग को मेजर करते हैं R3 वाली, जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस था। समझ रहे हो? अरे स्कूल में बताया नहीं जाता कभी कभी कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस था, ये नॉन थ्योरी अननोन था, तो जस्ट जैसे किया गया था मैंने वो बात पूरी बताई है आपको। डेरिवेशन यही है, डेरिवेशन आएगी या तो या न्यूमेरिकल आ जाएगा। और डायग्राम कैसी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है पतंग जैसी हो, जरूरी नहीं है पतंग जैसी हो, डायग्राम ऐसी भी हो सकती है, ऐसे 1 2 3। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये अगर यहां करंट 0 हुआ देवियों और सज्जनों, तो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। ये बात याद रखना, अगर यहां 0 करंट आया इस वायर में तब व्हीटस्टोन ब्रिज है, नहीं आया तो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। समझ रहे हो? तो होपफुली समझ में आया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में डिटेल में और न्यूमेरिकल्स अगर तुम चाहते हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं। तो हम मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक एंजॉय करिए। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।